हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे 28 एंड 29 ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे रिवीजन के लिए और क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम है ना, वहाँ को आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओके, इतनी चीज़ें। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज स्टार्ट की थी। आई होप आप लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे। वहाँ पर मैंने मिडिवल हिस्ट्री शुरू कर दी है जिसमें दिल्ली सल्तनत चल रही है। तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे जो हमारा बायो का कोर्स है ना उसमें, कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन से हैं या फिर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कौन से हैं। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न था, या फिर राइबोसोम जो है वो कैसा है, तो उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। वो रील होती है ना, आप लोग खिसकाते रहते हैं रील्स, बिल्कुल वैसा ही एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो में देखिएगा, वहाँ मैंने बिल्कुल ट्रिक की माध्यम से, ट्रिक की मदद से आपके उस डाउट को सॉल्व कर दिया है कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन सा है और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन से हैं। क्लियर है? सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम आज के इम्पॉर्टेंट डे से। सो 29 ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्यों? क्योंकि 29 ऑफ अगस्त को 1905 में इलाहाबाद में जन्म होता है मेजर ध्यानचंद्र का। मेजर ध्यानचंद्र जी, इन्हें मैजिशियन ऑफ हॉकी या हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं की याद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में डिसाइड किया था कि मेजर ध्यानचंद्र जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करेंगे। इनका करियर बहुत ही अच्छा रहा है। इन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 400 गोल्स किए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्म भूषण भी दिया था 1956 में। अगर मैं मेजर ध्यानचंद्र जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो हॉकी टीम थी उस हॉकी टीम के मेंबर थे 1928, 1932 और 1936, जब हमने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसलिए हम 29 ऑफ अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए इसके अलावा कुछ और स्पोर्ट पर्सन के बारे में हम बात करेंगे जो अभी चर्चा में है, न्यूज़ में है। ये है गोल्डन बॉय, जिनको हम बोलते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने अभी रिसेंटली इंडिया को वंस अगेन प्राउड फील कराया है, क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हो रही थी बुडापेस्ट में, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाले ये पहले एथलीट हो गए हैं। सो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में हो रही थी और इसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा मेक्स हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हो रही थी। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इस प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो था 88.17 मीटर। इनका थ्रो भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनकी थ्रो से भी मेंशन हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इन्होंने 88.17 मीटर का थ्रो किया था। सेकेंड नंबर पे आए हैं अरशद नदीम। अरशद नदीम पाकिस्तान से हैं और इन्होंने 87.82 मीटर का थ्रो किया था। ठीक है, अभी तक ओलंपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने टोटल 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, 8 जो गोल्ड मेडल है, जैसा कि अभी हमने बताया, टीम इवेंट्स थे जिसमें कंप्लीट टीम पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता है। तो एक तो है आपके अभिनव बिंद्रा जो कि शूटर है, उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था। और सेकेंड नंबर पे है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए नीरज चोपड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनका नाम आपको याद रखना है। आगे बात अगर हम करते हैं, ये है पारुल चौधरी। इन्होंने भी वर्ल्ड अभी जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है उसमें इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 300 मीटर रेस में। क्या है वो रिकॉर्ड हम देखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पारुल चौधरी का रिलेशन किससे है। तो एक रेसर है, एक रनर है या एक एथलीट है, और इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया था। सो पारुल चौधरी ने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इन वीमेन 3000 मीटर स्टेपल चेस फाइनल में, और इंडिया ने फिनिश किया है 5th नंबर पे इन द मेंस
4x400 मीटर रिले फाइनल। तो जो रिले रेस होती है ना, तो उसमें 4 लोगों ने 4x400 मीटर मतलब 4 लोग इस रिले रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे और 5th पोजीशन में पहुंचा है भारत इस रेस में। पहले हम बात करेंगे पारुल चौधरी के बारे में। सो पारुल चौधरी ने फिनिश किया है 11th नंबर पे इन द वीमेंस 3000 मीटर स्टेपल चेस। ये बात है कि 11th नंबर पे आई हैं ये इस टूर्नामेंट में, लेकिन भारत के लिए इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि इन्होंने 300 मीटर की इस रेस को कंप्लीट किया है 9 मिनट एंड 15 सेकेंड में, जो कि अपने आप में एक नया नेशनल रिकॉर्ड है और ये क्वालिफाई भी कर गई हैं अपकमिंग 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पारुल चौधरी, तो ये 2nd नंबर की आप कह सकते हैं वीमेन रेसर है या रनर है जो कि फाइनल में पहुंची हैं। तो इंडियाज वीमेन्स स्टेपल चेस रनर पारुल चौधरी ऑल्सो मेड इट टू फाइनल, बिकम द 2nd इंडियन फीमेल टू डू सो। फर्स्ट कौन है? तो 1st नंबर पे थी ललिता बाबर। तो ललिता बाबर 1st नंबर पे एथलीट रही हैं। 2nd नंबर पे पारुल चौधरी रही हैं, जिन्होंने 3000 मीटर स्टेपल चेस रनिंग रेस में अपनी जगह फाइनल में बनाई है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अब बात कर लेते हैं 4x400 मीटर रिले रेस के बारे में। ये एक टीम इवेंट था जिसमें 4 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, अनस, अमोज, अजमल एंड राजेश, और इन चारों ने मिलकर भी भारत में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ठीक है, हालांकि ये लोग 5वें नंबर पे आए हैं, 5th नंबर पे आए हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी रेस है वो 2 मिनट 59 सेकेंड में कंप्लीट की है। तो ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इस रेस को अंडर 3 मिनट जो है वो कंप्लीट किया है और क्वालिफाई कर गए हैं ये लोग। ठीक है, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है ललिता बाबर, जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2000 मीटर स्टेपल चेस इवेंट में अपनी जगह बनाई थी 2015 में। ओके, अब 2nd नंबर पे पारुल चौधरी हो गई हैं। तो इन दोनों प्लेयर के नाम आपको याद होने चाहिए। डन। तो अभी तक हमने 4 प्लेयर्स देखे हैं। मेजर ध्यानचंद जी, उनका नाम तो डेफिनेटली आप लोग नहीं भूलते। 2nd नंबर पे नीरज चोपड़ा, इनका नाम भी कोई नहीं भूलता। 3rd नंबर पे है पारुल चौधरी और 4थे नंबर पे है ललिता बाबर। इन सब के नाम आपको याद रखने, सारे के सारे प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। सो आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क टू गेट इट फर्स्ट वीमेन फील्ड डायरेक्टर। तो असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसको अपनी पहली महिला फील्ड डायरेक्टर मिल गई है। 1 सितंबर से इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और ये रिप्लेस करेंगे अभी जो फील्ड डायरेक्टर है जतिंदर शर्मा, इनको रिप्लेस करने का काम करेंगे क्योंकि उनका टेन्योर 31 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा। अब ये असम जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जब से ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बना है आज से लगभग 100 साल पहले, तब से कोई भी फीमेल यहाँ पे फील्ड डायरेक्टर नहीं रही हैं। तो ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की है, IFS ऑफिसर है, सोनाली घोष इनका नाम है, सोनाली घोष, और ये पहली वीमेन बन गई हैं जिन्होंने चार्ज संभाला है काजीरंगा नेशनल पार्क में एज अ फील्ड डायरेक्टर। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 1985 में शामिल किया था। हम सभी को पता है काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है, तो 1 हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाले गैंडे के लिए बेसिकली ये पार्क जाना जाता है। मार्च 2022 की सेंसस के अकॉर्डिंगली ये जो टाइगर रिजर्व या आपका राइनो पार्क है, वहां पर आपको 2613 वन हॉर्न राइनो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रही होगी, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर करेंसी चलती है और हरारे यहाँ पे इसकी कैपिटल है। और सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है एमरसन मनांगवा। एमरसन मनांगवा वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे फॉर द सेकेंड एंड द फाइनल 5-year टर्म। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के बारे में। सो इंडिया की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसने भी शाइन किया है IBSA वर्ल्ड गेम में। जो वीमेंस की टीम थी उसने गोल्ड मेडल हासिल किया और वहीं मेंस की जो टीम थी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, अगर पहले इस चैंपियनशिप के बारे में बात कर लेते हैं फिर कहानी को थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन
के द्वारा ये चैंपियनशिप होती है। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन हर 4 साल में मल्टीपल स्पोर्ट कैटेगरी में इस चैंपियनशिप को कंडक्ट कराता है। बेसिकली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो जिनमें स्लाइटली ब्लाइंडनेस होती है या जो ब्लाइंड होते हैं, वो अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं इन डिफरेंट स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट में। इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो 1998 में मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ठीक है, अब इस बार का जो एडिशन हुआ है, ये जो फाइनल मैच खेला गया है, कहाँ पर? बर्मिंघम में। कहाँ पे हो रहा है ये इवेंट? बर्मिंघम में हो रहा है। और इसमें इंडिया की जो वीमेंस क्रिकेट टीम है ब्लाइंड कैटेगरी में, इन्होंने बर्मिंघम गेम्स में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है और इन्होंने डिफीट किया था ऑस्ट्रेलिया की टीम को। वहीं अगर हम मेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो इंडिया की जो मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है और फाइनल इनका जो मैच हुआ था वो पाकिस्तान के साथ हुआ था। आफ्टर लूजिंग टू द पाकिस्तान, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। सो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये जो दिखाई दे रहा है, इनका नाम है HS प्रणॉय। HS प्रणॉय जो कि एक शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है और इनका भी नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता है, कांस्य पदक हासिल किया है और ये 5th नंबर के इंडियन मेन सिंगल शटलर बन गए हैं जिन्होंने BWF टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। तो 5वें नंबर के मेंस इंडियन सिंगल प्लेयर बन गए हैं, शटलर बन गए हैं, जिन्होंने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, और ये कहाँ हो रही थी? तो आंसर हो जाएगा ये डेनमार्क में हो रही थी, कोपेनहेगन में। ठीक है, सो इन बैडमिंटन HS प्रणॉय, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये चैंपियनशिप डेनमार्क में हो रही थी। कहाँ पर हो रही थी? डेनमार्क में हो रही थी। कौन सा एडिशन हो रहा था? 28 एडिशन, 28वां संस्करण, 28 नंबर का एडिशन हो रहा था और इसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। भारत की टीम ने टोटल अभी 14 मेडल जीते हैं। 14 मेडल भारत की टीम ने जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर मेडल है और 9 आपको ब्रोंज मेडल मिलेंगे। 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और आपके 9 ब्रोंज मेडल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे सक्सेसफुल टीम टूर्नामेंट की हिस्ट्री में जो रही है वो चाइना की टीम रही है, जिसने 196 मेडल्स को यहाँ पे जीता है। HS प्रणॉय जो है 5th नंबर के इंडियन मेन सिंगल प्लेयर बन गए हैं, शटलर बन गए हैं, जिन्होंने कोई मेडल हासिल किया है BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ये चैंपियनशिप, जैसा कि मैंने कहा आपको, कोपेनहेगन डेनमार्क में हो रही थी। 28 नंबर का एडिशन था। 21 से लेकर 27 अगस्त के बीच में ये चैंपियनशिप चली है। कोपेनहेगन जो है वो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप को 5th टाइम, 5वीं बार होस्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये कुछ पर्सन्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला है न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023। तो इस न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की सिटीजन अवेयरनेस दिखाती है या अवेयर है कि खाने में हमें क्या न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए, खाने में किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, या वहाँ का यूथ अवेयर है, वहाँ की गवर्नमेंट काम कर रही है अवेयरनेस के लिए और वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को इफ़िशियंट या सफिशियंट फूड प्रोवाइड कर रही है जिसमें रिच न्यूट्रिशंस हों। तो ऐसे में टॉप किया है पंजाब ने। फर्स्ट नंबर पे है पंजाब, सेकंड नंबर पे कर्नाटका, दिल्ली। अगर बॉटम स्टेट्स के बारे में बात करें तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान आपको देखने को मिलेंगे। आइए पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो राइट टू प्रोटीन कैंपेन ने रिलीज की है न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023। स्टेट वाइज ये इंडेक्स बेसिकली रिलीज की गई है, जो लोगों को अवेयरनेस दिलाता है एंड बताता है कि आपके स्टेट में मतलब जो सिटीजन्स हैं उनको कितनी अवेयरनेस है और अफोर्डेबल प्राइस में उनको न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये एक एडवांस और एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया के लिए काम करता है। पंजाब यहाँ पे टॉप स्टेट में है। वहीं अगर आप देखें, फर्स्ट नंबर पे पंजाब, सेकंड नंबर पे कर्नाटका, फिर दिल्ली, उत्तराखंड और आसाम है। अगर बॉटम स्टेट में देखेंगे तो बॉटम स्टेट में आपको बिहार मिलेगा। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश है, राजस्थान, तमिलनाडु एंड गुजरात है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ऐसे हैं, बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो कि जानते नहीं है कि वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स कौन कौन से हैं या कहाँ से हमें वेजिटेरियन सोर्सेज का यूज़ करते हुए प्रोटीन मिल सकता है। जैसे कि हम सोयाबीन चंक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है प्रोटीन का सोर्स। तो बहुत सारे लोगों को, इंडियंस को अवेयरनेस ही नहीं है अबाउट द वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स, ऐसा इस रिपोर्ट में हमें बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड या कॉन्टेस्ट के बारे में। ठीक है,
इस कॉन्टेस्ट में एमपी ने टॉप किया है और एमपी का जो इंदौर है वो बेस्ट स्मार्ट सिटी बन गया है, ठीक है। और ये अवार्ड जो हुए वो द्रौपदी मुर्मू देंगी 27 सितंबर को इंदौर मध्य प्रदेश में। सो इंदौर हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट स्मार्ट सिटी एंड मध्य प्रदेश हैज़ द टॉप स्टेट फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन को बेसिकली 25 जून 2015 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसका एम क्या था? प्रोवाइडिंग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू देयर सिटीजन। इसके उद्देश्य से स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था। इसका मकसद है कि आपकी जो सिटी है उसमें कोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि रोड, हॉस्पिटल, स्कूल वो है कि नहीं, प्रॉपर क्लीन है कि नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आप क्या काम कर रहे हो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के सेक्टर में क्या काम कर रहे हो, और आपके जो वहाँ के जो लोग हैं उनको एक डिसेंट और हेल्दी लाइफ मिल रही है कि नहीं। इन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए बेसिकली ये स्मार्ट सिटी अवार्ड दिए गए हैं। और ये अवार्ड जो है वो 27 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है वो इंदौर में देंगी। तो बेस्ट स्मार्ट सिटी कौन है? इंदौर है। वहीं बेस्ट स्टेट कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं। टोटल 66 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। लगभग 830 नॉमिनेशंस आए थे, उनमें से 66 लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड फर्स्ट नंबर पे इंदौर है, सेकेंड नंबर पे सूरत एंड थर्ड नंबर पे आगरा। वहीं यूटी अवार्ड यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ है। अगर स्टेट अवार्ड के बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, राजस्थान एंड देन उत्तर प्रदेश है। तो टोटल 66 अवार्ड जो है वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेजेंट किए जाएंगे, दिए जाएंगे। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। सूरत और आगरा सेकंड एंड थर्ड नंबर पे है स्मार्ट सिटी में। यूनियन टेरिटरी के मामले में चंडीगढ़ है यहाँ पे। और ये पूरा जो अवार्ड है या कॉन्टेस्ट है ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस पूरे अवार्ड सेरेमनी या कॉन्टेस्ट को ये होस्ट कर रहा है या ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था लगभग 845 नॉमिनेशंस आए थे, जिनमें से 66 विनर है वेरियस कैटेगरी में। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिसेंटली रिलीज की है एक रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट? सिक्स्थ सेंसस रिपोर्ट ऑन द माइनर इरिगेशन स्कीम 2023। तो 6वें नंबर की सेंसस रिपोर्ट को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, जो कि हमें बताती है अबाउट द माइनर इरिगेशन स्कीम। जो छोटी छोटी सरकार स्कीम चलाती है, ट्यूबवेल खुलवाना है, सरफेस वाटर का यूज़ करना है या ग्राउंड वाटर का यूज़ करना है फॉर द इरिगेशन पर्पस, तो वो सारी चीज़ें इस पूरे सेंसस में बताई गई हैं, ठीक है। तो किसने रिलीज की है ये रिपोर्ट? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने की है। इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी भारत में लगभग 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम जो है वो कंट्री में काम कर रही हैं, जिनमें से 21.93 मिलियन जो है वो ग्राउंड वाटर के लिए स्कीम है, वहीं 1.21 मिलियन जो है वो सरफेस वाटर स्कीम है। पहली बार सेंसस में जेंडर इंफॉर्मेशन को भी शामिल किया है, मतलब कौन सी स्कीम का जो बेनिफिशियरी है वो मेल है या कौन सी स्कीम है जिसकी बेनिफिशियरी एक फीमेल है, तो ये डाटा भी पहली बार इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द इंफॉर्मेशन अबाउट द जेंडर ऑफ द ओनर ऑफ द MI scheme मतलब माइनर इरिगेशन स्कीम वॉज ऑल्सो कलेक्टेड इन द केस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। और यहाँ पे बताया गया है लगभग 18% जो ओन स्कीम है, मतलब 18% जो बेनिफिशियरी हैं वो वीमेन है, ऐसा इस स्कीम के अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमारी कंट्री में 1.42 मिलियन माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो है वो इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। कितनी? 1.42 मिलियन नई माइक्रो इरिगेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है भारत में। इन स्कीम का जो लार्जेस्ट बेनिफिशरीज हैं या लार्जेस्ट आप कह सकते हैं नंबर हैं इन स्कीम का, तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। यूपी के बाद महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? ग्राउंड वाटर स्कीम में। वहीं अगर स्मॉल वाटर स्कीम में बात करें तो स्मॉल नहीं, सरफेस वाटर स्कीम के बारे में अगर बात करें तो सरफेस वाटर स्कीम में सबसे ऊपर है कर्नाटका, देन तेलंगाना, उड़ीसा एंड झारखंड। क्लियर है? तो अगर पूछ लिया जाए माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो सर्वे हुआ है या रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज कहाँ हैं या सबसे ज़्यादा स्कीम्स को कहाँ के लोगों ने फ़ायदा उठाया है, तो आंसर हो जाएगा यूपी, ठीक है। यूपी इन जनरल भी, और आपका ग्राउंड वाटर जो स्कीम है उसमें भी यूपी ने टॉप किया है, वहीं सरफेस वाटर स्कीम में कर्नाटका ने टॉप किया है, ठीक है। इतनी चीज़ें डन। आगे बात करते हैं।
अब ये इसके सेंसस के बारे में बात करते हैं। द सेंसस वाज कंडक्टेड अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम इरिगेशन सेंसस। तो सेंट्रली स्पॉन्सर है पूरी तरीके से सेंसस को कंडक्ट कराना। इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, कई सारे पैरामीटर्स, जैसे कि सबसे पहले कौन से इरिगेशन सोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है बाय द फार्मर्स, डग बेल है या फिर ट्यूब बेल है या सरफेस फ्लो या फिर सरफेस लिफ्ट स्कीम है, कौन सी स्कीम है, इरिगेशन पोटेंशियल क्या है, आप पावर सप्लाई करने के लिए क्या रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हो, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कंजर्वेटिंग डिवाइस आपके पास क्या है, क्या आप ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर रहे हो या आप कौन से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो फॉर द इरिगेशन। तो ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में, इस सेंसस में जानकारी मिलती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो प्लानर्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स होते हैं, उनको काफ़ी मदद मिलती है, और जो ग्राउंड से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए साइंटिस्ट होते हैं, उनको भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है इन सारे सेंसस या रिपोर्ट को जनरेट करने के बाद। क्लियर है? अगली बात करेंगे हम ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज को। किसके साथ? यूएसए, सऊदी अरेबिया, ग्रीस एंड कतर के साथ। और पहली बार इंडिया ब्राइट स्टार एक्सरसाइज में शामिल हो रहा है। इस एक्सरसाइज को होस्ट कौन करने वाला है? तो कायरो। Indian Air Force participate in Egypt exercise Bright Star 23 for the first time। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जा रहा है, जो कि कायरो में होगी, इजिप्ट में होगी। ठीक है, 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक एक्सरसाइज चलने वाली है। भारत के अलावा इसमें यूएसए, सऊदी अरेबिया, ग्रीस और कतर भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब भारत की तरफ से यहाँ पे 5 MiG-29 एयरक्राफ्ट होंगे, 2 IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट होंगे, 2 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 2 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, और गरुण स्पेशल फोर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये पता है आपको कि G20 प्रेसिडेंसी अब किसके पास जानी है? ब्राज़ील के पास जानी है। और G20 के अंदर जितनी भी समिट हुई, जैसे कि B20 जहाँ पे बिजनेस लीडर्स वगैरह इकट्ठे हुए और इनकी समिट हुई, तो B20 जो है उसकी प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी गई है ब्राज़ील को। तो यही है, इंडिया हैंड्स ओवर B20 प्रेसिडेंसी टू द ब्राज़ील। तो इंडिया ने हैंड ओवर कर दिया है B20 की प्रेसिडेंसी, और जो कि होस्ट था अंडर द G20 इनिशिएटिव। और ये प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र किसने की है? आपके यहाँ पे चेयरमैन जो है B20 इंडिया के एन चंद्रशेखरन ने, और उन्होंने कहा कि हमने G20 समिट को कंडक्ट कराया अंडर द थीम वसुदेव कुटुंबिकम। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे। कोलकाता बिकम द थर्ड इंडियन सिटी टू एडॉप्ट एन एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो कोलकाता तीसरे नंबर का शहर बन गया है हमारे भारत का, दिल्ली और पुणे के बाद, जिसने अडॉप्ट किया है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को, जो कि अगर कंट्री में सिटी में एयर पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है तो ये वार्निंग अलर्ट देता है और किस तरीके से इसको हमें फिर कम करना है। तो दिल्ली और पुणे में ऑलरेडी इस तरीके के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। कोलकाता थर्ड नंबर की सिटी बन गई है। अब ये जो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको तैयार किसने किया है? तो ये सिस्टम डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे ने इस सिस्टम को तैयार किया है, जिसका एम है टू एड्रेस राइजिंग एयर पोल्यूशन लेवल इन अर्बन एरियाज। ठीक है, कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमको बताता है। इसके अलावा इसकी जो रेंज होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स पब्लिश करने की, वो 0 से लेके 500 तक होती है। इसके अलावा PM 2.5 जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे हेल्थ के लिए जो अच्छा नहीं है, उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन हमको देता है। अच्छा, हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंका होस्ट इट्स वेरी फर्स्ट कर्नाटका कल्चर फेस्टिवल। तो श्रीलंका अपना पहला कर्नाटका सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो श्रीलंका होस्ट कर रहा है कर्नाटका कल्चर फेस्टिवल। किसकी मदद से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इंटरनेशनल कल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया इन द कोलैबोरेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर एंड ME ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा श्रीलंका कर्नाटका कल्चर फेस्टिवल को आयोजित करेगा। इसका मकसद यही है कि कल्चर डाइवर्सिटी और कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया को और श्रीलंका को यहाँ पे शो करना है, जिसमें 30 आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि कर्नाटका डांस, फोक सॉन्ग और कई सारी पोयम, पपेट शो वगैरह से एसोसिएटेड होंगे। नेक्स्ट है BHEL। BHEL ने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि इसने एक फिल्टर बनाया है, एक कैटलिस्ट बनाया है बेसिकली, जो आपका NO2 एमिशन होता है पावर प्लांट से,
उसको ये डिक्रीज करेगा या फिल्टर आउट करेगा, ऐसा समझ लीजिए। तो BHEL मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग फर्म है, उसने सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया है भारत का पहला फर्स्ट इंडिजीनियस सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर मतलब SCR, जो कि कंट्रोल करेगा NOx एमिशन फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। NOx का मतलब है NO, NO2, N2O, इसका ये मतलब होता है। NOx में आपको ये तीनों चीजें आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आ जाता है, नाइट्रेट ऑक्साइड भी आ जाता है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। क्योंकि हम जब भी कोल वगैरह को बर्न करते हैं तो हमारा जो है वो ये NOx एमिट होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भारत का पहला इंडिजीनियस सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर तैयार किया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने। बेसिकली इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहाँ से की गई थी? कोरिया से। अभी हम उसको भी यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पर मेंशन होगा। BHEL ने इसे डिजाइन किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ नैनो। नैनो एक लीडिंग कंपनी है रिपब्लिक ऑफ कोरिया की, जिसकी मदद से इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। BHEL 1956 में बना था और नई दिल्ली में BHEL का हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो SCR कैटलिस्ट है इसको बेसिकली पहले इंपोर्ट किया जाता था, अब ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत BHEL के द्वारा डेवलप किया गया है। ये 5x800 मेगावाट मतलब ये इसका पहला जो यूज हो रहा है, पहली बार इस कैटलिस्ट को कहाँ पर लगाया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें। इसके बाद इसके कुछ ऑर्डर जो है वो बॉम्बे ने भी दिए हैं और वेस्ट बंगाल ने भी दिए हैं। किस किस ने दिए हैं इसको ऑर्डर? इसको ऑर्डर दिया है स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड महाराष्ट्र ने, और वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नालको के वेरियस थर्मल जो पावर स्टेशन है, पावर प्लांट है, उन्होंने इस SCR के ऑर्डर दिए हुए हैं BHEL को। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं स्वामित्व योजना ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज गेट्स नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। अच्छा, पहले इस न्यूज़ को समझने से पहले मैंने आपको रिसेंटली बताया था, क्या बताया था मैंने, कि 26 नंबर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस इंदौर मध्य प्रदेश में हो रही है। इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेनेंस एंड मैत्री डिपार्टमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ MP। ये बात हमने की थी। ठीक है, इसके अलावा थीम क्या थी? डेवलपिंग इंडिया एंड इमर्जिंग सिटीजन इसकी थीम थी। ये न्यूज़ हमने पहले भी डिस्कस की है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा है? गिरिराज सिंह। तो इसी डिपार्टमेंट के अंदर एक स्कीम काम करती है विच इज अ स्वामित्व योजना, जिसे नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो 26 नंबर की कॉन्फ्रेंस चल रही थी ना, उसमें ही स्वामित्व योजना को ये अवार्ड दिया जा रहा है। स्वामित्व का फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है। इस स्कीम के अंतर्गत बेसिकली गांव की जो मैपिंग है, विलेज में की मैपिंग की जाती है। विलेज में जितनी पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में, उनकी मैपिंग की जाती है, काउंटिंग की जाती है, जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं किसके पास है उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाता है, और एडवांस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द रूरल एरिया। तो ये स्कीम है बेसिकली, और इसी स्कीम को बेसिकली ई गवर्नेंस अवार्ड, नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। और भी न्यूज़ थी जैसे कि टेलीलॉ 2.0, जिसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी सारी बातें हम कल कर लेंगे, टेंशन मत लेना, कुछ भी नहीं रह जाएगा आपका। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो लाडली बहना स्कीम शुरू की थी, जिसमें हर मंथ 1000 रुपीज़ दिए जाते थे, इसको बढ़ा दिया गया है और अब कर दिया है 1250 पर मंथ, और 30% रिजर्वेशन वीमेंस को गवर्नमेंट जॉब में दिया जाएगा। ऐसा अनाउंसमेंट MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ठीक है, तो लाडली बहना स्कीम कहाँ की है? MP की है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन मुस्कान। तो ऑपरेशन मुस्कान मुंबई पुलिस ने रन किया था, और इस ऑपरेशन के अंतर्गत 5000 माइनर्स को रेस्क्यू करने का काम किया है। ये जानकारी हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 के बारे में। सो डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। डन। अंत में है कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 9 मेंबर कमेटी बनाई है टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द DRDO। इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो इस कमेटी के चेयरमैन है K. विजय राघवन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
3 महीने के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। रिसेंटली किसी स्टेट गवर्नमेंट ने 1000 ml कैपेसिटी से कम वाली जो वाटर बॉटल है उनको 2 अक्टूबर से बैन करने का फैसला लिया है, तो आंसर हो जाएगा आसाम स्टेट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के ब्रांड एम्बेसडर किस वीमेन प्लेयर को बनाया गया है? सो आंसर हो जाएगा यीगा स्वेतेक, जो कि पोलिश या पोलैंड की एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड जो कि ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीना ने दिया है, किसे? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा ये वेरियस अवार्ड्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसेंटली मतलब 2023 में ही दिए हैं। तो आप इसका एक लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ में तो आपको ये अवेलेबल होगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे अवार्ड रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए गए हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे क्वेश्चन ऑफ द डे देख लें। क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट सिटी इन द इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022? सूरत, आगरा, इंदौर या कोयम्बतूर? जो भी सही आंसर होगा कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें कल के वीडियो में हम डिस्कस कर लेते। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।